जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री यानी दोस्तों प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम है आर्कियोलॉजी, इपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया यानी भारत में पुरातत्व, पूरा लेख, पूरा लिपि और मुद्रा शास्त्र। ये पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 का मैंने एक मॉडल पेपर दिया है। पिछले साल जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं उसे भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्ले लिस्ट का लिंक है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों का प्ले लिस्ट का लिंक है, ठीक है। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है साथियों 2024 एग्जाम के लिए, 2025 एग्जाम के लिए। यह जो क्लास है 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए न्यूज़ में आ रहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वो अपना एग्ज़ाम दिसंबर महीने से कराएंगे और लगभग डीडीयू के भी आपके जो एग्ज़ाम है मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके दिसंबर से ही शुरू होने वाले हैं, ठीक है। चले, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उनके पेपर का नाम है न्यूमैथमेटिक्स इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र। पेपर कोड है AAC 302। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि देखें जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यहाँ पर शायद आपके प्राचीन इतिहास के 3 पेपर होते हैं, AAC 301, AAC 302 और AAC 303, ठीक है। तो AAC 302 है, पेपर 2 है आपका न्यूमैथमेटिक्स इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। मॉडल पेपर 1 है, क्लास 1 है। पिछले साल भी मैंने आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग वो भी क्लास सारे देख लीजिएगा। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप लोगों को पता होगा ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके नोट्स को मिला करके होते हैं। ये 100 प्रश्नों की जो सीरीज है ये मॉडल पेपर आपके लाते रहता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब एग्जाम की बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, राजू विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। लगभग 40% कॉलेज में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे साथियों, इस मॉडल पेपर को आगे जरूर सेंड करेंगे। मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है, आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। लिखित एग्जाम होंगे आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बीयू झांसी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में भी आपके क्या है इस बार आपके लिखित एग्जाम होंगे, ठीक है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है साथियों जहां पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। तो जिनका भी लिखित एग्जाम है उनका मॉडल पेपर जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लासेस में। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, शतमान मुद्राएं हैं 100 रत्ती, 124 ग्रेन, 84 द्रख्म या फिर 155 ग्रेन। शतमान मुद्राएं बताइए। तो शतमान मुद्राएं जो है 100 रत्ती होती हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, सिग्लोई है ईरानी मुद्रा है, हिंद यवन मुद्रा है, बेबीलोनियन मुद्रा है या रोमन मुद्रा, बताइए सिग्लोई कैसी मुद्रा है। तो सिग्लोई आपके साथियों एक ईरानी मुद्रा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सॉरी तीसरा प्रश्न आपका इसमें है, ध्यान से देखेंगे। कारसापड़ का तौल था, यानी जो कारसापड़ है इसका वजन कितना होता था। तो इसका वजन 52 ग्रेन होता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है, देखें। रूपतर्क था, रूपतर्क मुद्रा परीक्षण अधिकारी होता था, तौल अधिकारी होता था यानी तौलने वाला अधिकारी होता था, या फिर टकसाल अधिकारी होता था, या फिर व्यापारी अधिकारी होता था, बताइए। जो रूपतर्क होते थे साथियों ये मुद्रा परीक्षण अधिकारी होते थे। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, साड़ मुद्रा थी, बताइए शतमान होता था या फिर शतमान का 1/4वां भाग, या फिर 1 यानी आधा भाग, या फिर 1/8वां भाग, बताइए साड़ मुद्रा कैसी थी। साड़ मुद्रा बिल्कुल साथियों शतमान का 1/8 भाग होता था साड़ मुद्रा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, सेकल है, सेकल क्या है। तो सेकल एक रोमन मुद्रा है साथियों, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। सातवां प्रश्न आपका, अष्टध्यायी में निष्क है, यानी जो अष्टध्यायी है आपका इसमें निष्क क्या है, मुद्रा है, हार है, सामान्य आभूषण है या फिर बांड है, बताइए। अष्टध्यायी आपकी एक बुक है और इस बुक में लिखा गया जो निष्क है वो क्या है। तो वो एक प्रकार की मुद्रा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, आठवां प्रश्न पूछा गया आपका, ऋग्वेद में निष्क उल्लिखित है, यानी जो ऋग्वेद है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो निष्क है साथियों, ठीक है, उल्लिखित है,
मुद्रा के रूप में, सामान्य आभूषण के रूप में, या फिर हार के रूप में, या फिर बांड के रूप में? बताइए। ऋग्वेद में जो निष्क है साथियों, ये हार के रूप में उल्लिखित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जो निष्क है इसका अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर में रखा है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आपका, ऋग्वेद में निष्क था मुद्रा, तौल इकाई, शुद्धता की जांच इकाई, या फिर आभूषण? बताइए। ऋग्वेद में निष्क क्या है? आभूषण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या आपको बताया गया है। देखें, ऋग्वेद में निष्क उल्लिखित है। उल्लिखित है मतलब समझ रहे हैं ना, हार के रूप में उल्लिखित है। लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में निष्क था तो निष्क एक आभूषण था। आभूषण क्या है? हार है। ठीक है, हार समझ रहे हैं ना, गले का हार जो होता है। ठीक है, अब उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया हार क्या है, आभूषण है। देखिए एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा है और मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। 10वां प्रश्न साथियों, वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था? सर जी विनिमय का होता है तो विनिमय ऐसा होता है कि आपके पास 10 रुपया है और आप जाएंगे दुकान पे, कहेंगे सर हमको कोलगेट मंजन दे दीजिए, या फिर वो रेड वाला क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम मैं भूल गया। ठीक है, वो मंजन दे दीजिए। तो किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु लेना, ये एक विनिमय होता है। विनिमय उसी को कहते हैं। ठीक है, वस्तु के बदले में कोई वस्तु लेना ही विनिमय होता है। तो वैदिक काल में विनिमय का माध्यम क्या नहीं था? देखिए वैदिक काल में जो विनिमय का माध्यम निष्क था, अनाज भी था और गाय भी था, सिक्का नहीं था। वैदिक काल में सिक्के नहीं चलते थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किस काल के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैदिक काल के सिक्के दोस्तों आज प्रेजेंट टाइम में 2024 तक अभी तक कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है वैदिक काल का। ठीक है, बहुत सारे खोज हो चुके हैं लेकिन वैदिक काल का सिक्का आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमें लगता है वैदिक काल में सिक्का चलते ही नहीं थे, क्योंकि वैदिक काल में निष्क, अनाज और गाय ये सब विनिमय का माध्यम थी। आपके पास गाय है, आप गाय किसी दूसरे को देंगे तो वो आपको एक बोरा चावल देगा, एक बोरा धान देगा। इस तरह से वैदिक काल में व्यापार होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 11वां प्रश्न आपका पूछा गया है, प्राचीन भारतीय साड़ जानी जाती थी। प्राचीन भारतीय साड़ दोस्तों मुद्रा के रूप में जानी जाती थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 12वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है? बताइए। वेदिका में वृक्ष, या फिर आप बताने का प्रयास करेंगे चक्र है, मंदिर है, या फिर पर्वत, या पर्वत पर अर्धचंद्र है? बताइए किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए आहत मुद्राओं पर साथियों वेदिका में वृक्ष, चक्र और पर्वत पर अर्धचंद्र ये तीनों प्राप्त होते हैं, लेकिन मंदिर प्राप्त नहीं होता आहत मुद्राओं में। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आहत मुद्राओं पर क्या अंकन होता है? वेदिका में वृक्ष, चक्र और पर्वत पर अर्धचंद्र। ठीक है, क्या नहीं अंकित है? मंदिर। प्रश्न नंबर 13 क्या है, पिपराहवा स्तूप एवं अभिलेख कहाँ स्थित है? बताइए। बस्ती जनपद में, गोरखपुर में, गोंडा में, या फिर सिद्धार्थ जनपद में? हालांकि ये जो गोरखपुर जनपद है, सिद्धार्थनगर जनपद है, ये सभी क्या है उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, पिपराहवा स्तूप एवं अभिलेख कहाँ स्थित है? आपको पता चल गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये गोरखपुर के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, किस काल के सिक्के नहीं प्राप्त हैं? देखिए गुप्त, कुषाण, हिंदयवन, या फिर वैदिक? मैंने आपको क्या बताया, वैदिक काल के दोस्तों आज तक सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं प्रेजेंट टाइम तक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैदिक काल में कोई भी सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 15 है आपका, वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय विनिमय का माध्यम था। विनिमय मैंने आपको समझा दिया है, किसी वस्तु के बदले में कोई वस्तु दूसरे से लेना। ठीक है, तो देखें गाय। ठीक है, गाय ठीक है सर्वाधिक लोकप्रिय थी वैदिक काल में, किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु लेना। ठीक है, 15 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। कहाँ प्रचलित थे? तो यह गांधार में प्रचलित थे, गांधार साम्राज्य में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर, मामा शकुनी कहाँ के थे? महाभारत देखें आप लोग, बिल्कुल मामा शकुनी गांधार के थे। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? स्वास्तिक आप लोग बना लेते हैं,
बिल्कुल। देखिए स्वास्तिक इस तरह से बनता है, तो इसका ठीक है, स्वास्तिक किसे कहते हैं? तो इस प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? वैदिक काल में, संगम काल में, सिंधु काल में? बताइए, किस काल में इसका इस प्रतीक का उदय हुआ भैया? ये हिंदू धर्म में सभी लोग जब पूजा वगैरह होता है तो इसको बनाया जाता है स्वास्तिक को, ये हमारे लिए शुभ माना जाता है। तो स्वास्तिक का इसका जो उदय है, ठीक है, ये जो प्रतीक है इसका उदय कब हुआ था? वैदिक काल में, संगम या सिंधु में? तो सिंधु काल में साथियों इसका उदय हुआ था, ठीक है, स्वास्तिक का। आप लोग अभी तक नहीं जान रहे थे, अगर आज जान गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लाइक करेंगे, क्लास अगर ज़्यादा लाइक रहता है क्लास पे तो यूट्यूब ऑटोमेटिक इस क्लास को बाकी बच्चों के पास रिकमेंड करता है, यानी भेजता है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे ताकि यूट्यूब इस क्लास को बाकी बच्चों के पास ज़रूर भेजे। प्रश्न नंबर 18 साथियों, शलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बताइए कहाँ से? गांधार से, मध्य भारत से, पाटलिपुत्र से या दक्षिण भारत में? बताइए शलाका मुद्राएं। बिल्कुल, शलाका मुद्राएं गांधार क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, प्राचीन भारत की आहत मुद्राएं निर्मित हैं स्वर्ण की, चांदी एवं ताम्र की, प्रोटीन की या फिर टीन की? बताइए प्राचीन भारत में आहत मुद्राएं, ध्यान रखिएगा आहत मुद्राओं के बारे में पूछा है, तो आहत मुद्राएं चांदी एवं तांबे की बनाई जाती थी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, चांदी एवं ताम्र की। ताम्र माने तांबा, ठीक है। 20वां प्रश्न आपका है, आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी। आहत मुद्राएं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो आहत मुद्राएं मौर्य काल में लोकप्रिय थी, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपको पूछा गया है, अर्धचंद्र से परिवेष्टित त्रिमेरु प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? यौधेय मुद्राओं पर प्राप्त होता है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, त्रिमेरु प्राप्त होता है, त्रिमेरु यौधेय मुद्राओं पर प्राप्त होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? बताइए आहत मुद्राओं की, ठीक है, सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक है? बताइए सूर्य एवं वृक्ष का, सूर्य और स्वर्णचक्र का, या फिर स्वर्णचक्र एवं पर्वत का, या फिर चक्र एवं पर्वत का? बताइए आहत मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? आहत मुद्राओं पर सूर्य और स्वर्णचक्र का चित्र अंकित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था? तो आप पहले ये जान लीजिए, जो आहत, ठीक है, जो आहत मुद्राएं होती थीं इनका निर्माण किन धातुओं से होता था? तो रजत, ताम्र और कांस्य, ये तीनों धातु का उपयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में होता था, लेकिन सोने की, ठीक है, स्वर्ण धातु का जो स्वर्ण धातु का जो उपयोग है आहत मुद्राओं में नहीं होता था, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 25 क्या है आपका, पाद मुद्रा थी। तो जो पाद मुद्रा है साथियों, ये पढ़ का 1/4वां भाग होता था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे 1 रुपये में 4 भाग होते हैं, ठीक है, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, उसी तरह से ये भी पाद मुद्रा थी, ठीक है, पढ़ का 1/4 भाग होता था। चलिए अगला प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था? बताइए, अभी मैंने बताया है, देखिए मूसा का प्रयोग होता था, मुष्टिका का भी और बिंबटंक का भी, लेकिन सांचा का जो प्रयोग है ये आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं है? किस ग्रंथ में मुद्रा का उल्लेख नहीं है? देखिए ऋग्वेद में साथियों मुद्रा का उल्लेख नहीं है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, विनय पिटक, इन सभी में मुद्रा का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, आहत मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है? बताइए पर्वत पर अर्धचंद्र, प्रकार में वृक्ष, चक्र या फिर मंदिर? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल मैंने शुरू में पढ़ाया है मंदिर, ठीक है, आहत मुद्राओं पर किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है? मंदिर का। बाकी चक्र, प्रकार में वृक्ष और पर्वत पर अर्धचंद्र, ये सभी प्राप्त होते हैं। 29 नंबर प्रश्न है आपका, आहत नाम आधारित है, आहत नाम किस पर आधारित है? निर्माण विधि पर आधारित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, आर्टिमीज स्थापित है, आर्टिमीज
आगाथाक्लीज के मुद्रा प्रकार पर आधारित है, स्थापित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 31 क्या पूछा गया है, किसने अपने माता पिता की स्मृति में स्मृति मुद्रा प्रकार, ठीक है, स्मृति मुद्रा प्रकार निर्गत किया? किसने? बिल्कुल मिनेंडर ने, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, मैं फिर से इसे बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसने अपने माता पिता की स्मृति में स्मृति मुद्रा प्रकार निर्गत किया? तो ये यूक्रेटाइडिस थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जीएस से संबंधित नहीं है? व्रज, वज्र, लंबा भाला और गदा, ये तीनों आपके जीएस से संबंधित हैं, लेकिन जो सिंहासन है ये आपके जीएस से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आप लोगों का पूछा गया है, यूनानी देवी ओरदोक्षो किस भारतीय देवी के समतुल्य हैं? सरस्वती के, दुर्गा के, लक्ष्मी के या फिर पार्वती के? यूनानी देवी ओरदोक्षो ये किस भारतीय देवी के समतुल्य हैं यानी समान हैं? तो ये लक्ष्मी देवी के समान है, ठीक है। 33 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, नीके देवी हैं, नीके देवी विजय की देवी हैं, ठीक है, विक्टोरी की देवी हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या 35 नंबर, हेराक्लीज का आयुध है, हेराक्लीज का आयुध कैसा है? राजदंड है, गदा है, अंकुश है या त्रिशूल है? हेराक्लीज का आयुध ये आपका गदा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे क्या पूछा गया है, बेसनगर स्तंभ लेख संबंध है, किससे संबंधित है? तो हेलियोडोरस से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैसिलियान उपाधि व्यक्त करती है रजती, रजस को या फिर भ्रमिकस को, महतस को या फिर जयधरस को? बैसिलियान, ठीक है, बैसिलियान उपाधि व्यक्त करती है, किसको व्यक्त करती है? महतस को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया? तो ये आपके राजा थे विमकड़फिसेस, इन्होंने, ये कुषाण राजा थे और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन विमकड़फिसेस ने लाया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 39 क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी लोग। देखें, स्मारक सिक्के निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक के हैं? स्मारक सिक्के भैया ध्यान से देखिएगा, स्मारक सिक्के, तो ये आपके आगाथाक्लीज, ठीक है, आगाथाक्लीज के आगाथाक्लीज जो है हिंद यवन शासक थे और ये स्मारक सिक्के इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक के कतिपय सिक्कों पर मात्र उल्लूक का अंकन मिलता है यानी उल्लू का अंकन मिलता है? तो ये मिनेंडर के सिक्कों पर। ए ऑप्शन आपका राइट है। मिनेंडर क्या थे? हिंद यवन शासक थे, ठीक है। इनके जो सिक्के हैं उस पर उल्लू का अंकन मिलता है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया है, देखें, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक के कुछ सिक्कों पर एक ओर चक्रधार कृष्ण और दूसरी ओर हलथर बलराम का अंकन है? तो ये आगाथाक्लीज के सिक्कों पर है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 42 है, 42 नंबर पूछा गया है, हिंद यवन शासकों के उच्च मूल्य के स्वर्ण सिक्कों का मानक मूल्य था? बताइए, हिंद एवं जो शासक थे इनका उच्च मूल्य जो स्वर्ण सिक्कों का, जो स्वर्ण सिक्के हैं इसका मानक मूल्य था, क्या था इसका मानक मूल्य? स्टेटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, हिंद एवं शासकों के रजत सिक्कों का मानक मूल्य था? तो इनके, मैंने सोने के सिक्कों का मानक मूल्य बता दिया, क्या था मानक? देखें, स्वर्ण सिक्कों का, जो स्वर्ण सिक्के हैं इसका मानक मूल्य स्टेटर था और इनका जो हिंद यवन जो शासक थे इनके जो रजत सिक्के होते थे इसका मानक मूल्य जो है द्रख्म होता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किसने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अपनी मुद्राओं पर
किया। देखिए साथियों, जो आगाथा क्लीज हैं, इन्होंने अपनी जो सिक्के बना रहे थे ये, उस सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया है आगाथा क्लीज ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है? 45 नंबर, यवनों में रजत मुद्राओं की मानक इकाई थी। यवनों में रजत मुद्राओं की मानक इकाई द्राख्म होती थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित शासकों में से किसने स्मृति मुद्राएं निर्मित कराई? स्मृति मुद्राएं मैंने बताई हैं, यूक्रेटाइडी जो थे ये स्मृति मुद्राओं का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका, आगाथा क्लीज ने जारी नहीं किया था रजत मुद्राएं, निकल मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं या ताम्र मुद्राएं? बताइए। आगाथा क्लीज क्या जारी नहीं किया था? तो पहले आप ये जान लीजिए आगाथा क्लीज क्या क्या जारी किया था। रजत मुद्राएं, निकल मुद्राएं और ताम्र मुद्राएं ये आगाथा क्लीज ने जारी किया था, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं को आगाथा क्लीज ने जारी नहीं किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 48 है, 48 नंबर, डियास्कूरी प्रमुखता से अंकित है। कहाँ अंकित है भैया? तो यह यूक्रेटाइडीज की मुद्राओं पर अंकित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित शासकों में से किसने बैसिलियास एनिकेटाउ उपाधि धारण की? तो जो आपके डेमेट्रियस थे, इन्होंने बैसिलियास एनिकेटाउ की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे, हिंद यवन मुद्राओं पर राजाओं का अंकन केशबंद होता था। ठीक है, तो केशबंद प्रतीक है, किसका प्रतीक है? राजत्व का प्रतीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, गधिकानम उल्लिखित है गुप्त मुद्राओं पर, आहत मुद्राओं पर, कुषाण मुद्राओं पर या कौशाम्बी मुद्राओं पर? बताइए। गधिकानम उल्लिखित है, किस पर उल्लिखित है? कौशाम्बी मुद्राओं पर उल्लिखित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 है, 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है, चक्र पाया जाता है। जो चक्र है साथियों ये कौशाम्बी मुद्राओं पर पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 52 का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवसेना का अंकन है। देवसेना ये बाहुबली वाली देवसेना नहीं है, ठीक है। देवसेना का अंकन किस पर है? ये यौधेय मुद्रा प्रकार पर देवसेना का अंकन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 है, 54 नंबर प्रश्न है, यौधेय सिक्कों को ढालने की तकनीक क्या थी? सांचे में ढालकर, चिन्हित करके या फिर ठप्पा लगाकर? यौधेय सिक्के जो होते थे सांचे में ढालकर भी बनाई जाती थी, चिन्हित भी करके और ठप्पा लगा कर के भी, ठीक है, यौधेय मुद्रा बनाई जाती थी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले प्रश्न नंबर आपका 55 क्या पूछा गया है, 6 सिर वाले कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, किस पर प्राप्त होता है? तो ये यौधों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 क्या पूछा गया है, महाराज लेखयुक्त मुद्राएं किसने जारी की थी? महाराज लेखयुक्त मुद्राएं किसने जारी की थी भैया? तो यौधेयों ने जारी की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 56 का। देखें अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कौशाम्बी मुद्राओं के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, कौशाम्बी मुद्राओं के विषय में क्या सही नहीं है? तो ये आरंभिक शासकों की मुद्राएं डाई स्ट्रक हैं। ये आपका कौशाम्बी मुद्राओं को लेकर के ये सही नहीं है, बाकी ये सभी सही हैं। लिखित एवं लिखित ढलित मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मध्य शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है, ये सभी। बाकी आपकी आरंभिक शासकों की मुद्राएं डाई स्ट्रक हैं, ये आपका कौशाम्बी मुद्राओं के विषय में सही नहीं है। प्रश्न नंबर आपका 58 पूछा है, 58 नंबर, कौन सा अभिलेख कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त नहीं होता है? कौशाम्बी, नेगम, गधिकानम या फिर पंचनेकमे? बताइए कौन सा अभिलेख कौशाम्बी मुद्रा पर आपका प्राप्त नहीं होता है? बिल्कुल, पंचनेकमे जो आपका अभिलेख है ये आपका कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 58 का। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है,
बृहस्पति मित्र संबंधित है, बृहस्पति मित्र कौशाम्बी से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, यौधेय मुद्राएं वर्गीकृत हैं 6 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार या 8 प्रकार। यौधेय मुद्राएं कितने प्रकार की होती थी? 6 प्रकार की। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 आपका पूछा गया, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित नहीं है? कौशाम्बी मुद्राओं पर धन प्रतीक नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। उज्जैन प्रतीक, स्वास्तिक प्रतीक और सर्प प्रतीक ये कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित हैं। प्रश्न नंबर 62 क्या है भैया, गदिकानम लेखयुक्त मुद्रा संबंधित है, किससे संबंधित है? कौशाम्बी से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आप लोगों का 63 पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक यौधेय मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है? ठीक है, कौन नहीं प्राप्त होता है? तो देखें यहाँ पर साथियों, जो आपका यौधेय मुद्राओं पर, यहाँ मैंने क्या बताया है आपको, ठीक है, ठीक है, कौशाम्बी, यहाँ पर कौशाम्बी मुद्राओं पर, ठीक है। चलें, अब यहाँ क्या है आपका, यहाँ है आपका यौधेय मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है। तो देखिए, यौधेय मुद्राओं पर पर्वत प्रतीक, वेदिका में वृक्ष और गजलक्ष्मी ये प्राप्त होते हैं, लेकिन उज्जैन प्रतीक आपका कौशाम्बी के मुद्राओं पर प्राप्त होता है, यौधों के मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 64 है, 64 नंबर, कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है? तो जो ब्रह्मी लिपि है ये कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है। गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा पुनर्मुद्रित सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जोगल थम्बी से प्राप्त हुए हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आप अगले सेमेस्टर में ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।